हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एन आई की करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिक्योरिटी में एक टॉपिक है तो वो मैं आप लोगों को कभी भी प्रोवाइड कर दूंगी जब मेरे पास टाइम कम होगा, तो उस दिन आपको मिल जाएगा। आज इन्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2-3 आर्टिकल देख लेंगे जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्लाइमेट स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कैसे हम लोग यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अपने क्लाइमेट को स्मार्ट बना सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने में हेल्प मिलेगी। देन यहाँ पे एक रिपोर्ट देखेंगे कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है कि हम लोग अपने पृथ्वी को कैसे रिपोर्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ग्लोबल मीथेन असेसमेंट देखेंगे। मीथेन आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इमिशन होती है और सबसे ज़्यादा इमिशन जो है वह एग्रीकल्चर से होती है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में मीथेन की किस तरीके से इमिशन हो रही है उसको पूरी तरीके से डिटेल असेसमेंट किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्वेश्चन क्या क्या है। तो ये लास्ट लेसन में मैं क्वेश्चन पूछी थी कि सबसे पहले चैम्पियन पोर्टल्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है कि ये टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एंड सेकंड है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट में अगर हम लोग देखें तो चैम्पियंस पोर्टल ये मेनली फॉर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लाया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर्स है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसको मैनेज करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस पोर्टल में देखने को मिलेगा। और टेक्नोलॉजी पैक्ड है। इट मीन्स कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल है ये, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट हम लोग इकॉनमी में यूरिया के बारे में पढ़े थे, फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़े थे। तो देखिए 2016 में क्वेश्चन कैसे आए थे यूपीएससी में। वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में भी देखे थे कि सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया जा रहा है जिसमें कि नीम कोटेड यूरिया को वो प्रमोट कर रहे। तो यही पूछा गया है कि क्या रीज़न है और क्या मंशा है इसके पीछे। तो आपको इसकी करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो नीम ऑयल है इसकी रिलीज़ जो सॉइल में होती है, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज़ होता है, जिससे कि आप किसके हेल्प से, तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। सेकंड है कि नीम कोटिंग जो है वो यहाँ पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि जो यूरिया सॉइल में डिसॉल्व होता है उसको रेट को कम कर देता है। थर्ड है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ये नॉट एट ऑल रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। और फोर्थ है कि कॉम्बिनेशन है वेडिसाइड्स का और फर्टिलाइज़र का किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मेन एम क्या था नीम कोटेड यूरिया का। फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन में इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। छोटी सी न्यूज़ है, किसी को भी वीज़ा आइज की टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है rishika.ch77@gmail.com। वहाँ पे आप लोग जो है अपनी क्वेरीज़ की सॉल्यूशन ले सकते हो, यानी आप लोग को ज्वाइन भी करना है तो वहीं पे आप लोग को मेल करना होगा। और अगर कोई भी क्वेरीज़ है इस इनिशिएटिव से रिगार्डिंग तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थी जिसमें ये कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है और जो लो कार्बन इकॉनमी को ट्रांजिशन करने की बात की जा रही है, तो हमें इसके लिए एक अच्छा खासा क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है। जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक कोई भी इनिशिएटिव को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही एक क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी मॉडल्स की भी ज़रूरत है जो कि काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे हमारे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। तो उसके लिए अब हम लोग समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या कहा गया है कि क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी है क्या। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि पीपीपी इट मीन्स कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी जब एक साथ आकर काम करते हैं तो उसे हम लोग पीपीपी मोड कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में और किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में, जो कि एक बेसिक पब्लिक एसेट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि प्राइवेट पार्टी जो है वो जितने भी रिस्क होते हैं उस प्रोजेक्ट से और जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे प्राइवेट पार्टी के हाथ में होती है। इसी के साथ आप देखो कि जो क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी है ये इनमें से वन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या हो सकता है पीपीपी क्लाइमेट यहाँ पे जो है स्मार्ट। तो फॉर्मलाइज कर सकते हैं पार्टनरशिप, यानी कि हम लोग यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको वहाँ पे उनका काम, उनको रोल बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। साथ ही रिस्क शेयरिंग होगा। मान लीजिए कि किसी भी तरीके का यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के लिए कोई भी रिस्क अराइज होता है, ऑब्वियस होता ही है, तो उसको शेयर किया जा सकता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो बेटर तरीके से इफेक्टिव हो पाएगी। साथ ही फिनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलेगा।
प्राइवेट पार्टीज़ के लिए है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंडीशंस है और रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी रखा गया है प्राइवेट पार्टीज़ के लिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि पीपीपी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर पब्लिक सेक्टर से इस तरीके का काम करते रहे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, प्राइवेट सेक्टर अगर काम करते रहे तो मे बी ये एक अलग फेज़ में चला जाता है, लेकिन अगर दोनों मिलकर यहाँ पे काम करें तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई एक बेटर सोल्यूशन यहाँ पे निकल कर आएगा। एक से भले दो, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे अब हम लोग क्लाइमेट मिटिगेट में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि क्यों हम लोग को अब क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी मॉडल की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला है कि कैपिटल अवेलेबिलिटी। देखिए, जब भी प्राइवेट कंपनीज़ को हम लोग लाते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हाथ जोड़ते इन द सेंस कि हाथ मिलाते हैं, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, प्राइवेट जो कंपनीज़ आती है ना, उनकी कुछ चीज़ें बहुत ही मीन्स पॉजिटिव वे में होती है। सबसे पहले कि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, वो जब भी आते हैं तो पैसे लाते हैं। सेकंड है कि वो पंक्चुअलिटी लेकर आते हैं। और थर्ड है कि वो जो है ना टारगेट बेस्ड काम करते हैं, यानी कि जितने भी साल में जो भी यहाँ पे कंप्लीट करना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 2 साल में कंप्लीट करना है तो वो 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें हमें प्राइवेट सेक्टर में नहीं, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलती है। तो आप देख रहे हो कि रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, हमारे इवन स्पेस जो इसरो वगैरह है उसको प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% जो है प्राइवेट सेक्टर्स ही उसको जो है डोमिनेट करेंगे, नहीं। कुछ सेक्टर्स यहाँ पे दे दिया जा रहा है रेलवे से या फिर स्पेस से, आप कह सकते हो कि वो उनको जो है ठीक करे। जहाँ पे हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स की हमें ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कैपिटल लेकर आते, जिससे कि जो लोकल फाइनेंस का बर्डन है ना वो कम हो पाएगा। जब फाइनेंस पूरी तरीके से प्रॉपर मिल जाएगा तो कोई भी काम को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम एस्टिमेटेड अवेलेबल फंडिंग जो है फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज के लिए है वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा है। और दूसरे फंड है जो कि आप देखो $100 बिलियन तक का पर ईयर यहाँ पे मिलेगा, जो कि यहाँ पे कम नहीं है। हमारा एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट कितना था? $275 बिलियन पर ईयर था, जो कि हम लोग को फाइनेंस की ज़रूरत है। बट इसके अलावा आप देखो कि अगर प्राइवेट सेक्टर आते हैं तो वो अपने साथ $100 बिलियन तक का हर एक साल के लिए यहाँ पे पैसे लेकर आते, जो कि यहाँ पे कम तो है ही, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अपने तरीके से पैसा लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से पैसा लेकर आएंगे, तो ऑब्वियस है कि मिल के काम बहुत बेटर होगा और कैपिटल की अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से होगी। साथ ही सेकंड पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होती है वो पब्लिक सेक्टर में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमेशा टेक्नोलॉजी बेस्ड ही वर्क होती है और टेक्नोलॉजी वहाँ पे बार बार अपडेट भी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे और जितनी भी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी क्लाइमेट चेंज को टारगेट को मीट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स के साथ आएगा। साथ ही एक इंक्लूसिव अप्रोच होगा। इट मीन्स कि एक ऐसा, देखिए, पीपीपी मॉडल को सबसे बेस्ट मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव फ्रेमवर्क होता है। इसमें पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी को लेकर, इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ, जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से करना है, और अगर इस काम को कंप्लीट नहीं किया गया जितने टाइम दिए गए हैं तो उसमें कौन अकाउंटेबल होगा, कौन उसकी जिम्मेदारी होगा, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे पूरी तरीके से निकल कर आती है। साथ ही जो वैल्यू फॉर मनी है वो इन्हेंस्ड हो पाएगा। आप देखो, जितने भी रिस्क है पार्टीज़ को लेकर, तो वो यहाँ पे उस सारे रिस्क का डिफरेंट रिस्क का एलोकेशन यहाँ पे होते ही है। तो आप देखो कि जितने भी तरीके का वैल्यू, जितना भी मनी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, तो जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, 4 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है, तो जितने भी मनी आएंगे ना, तो उससे जो है आप देखो जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जब दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं, दोनों सेक्टर मिलके यहाँ पे पैसे लगाते हैं, तो कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कम लगता है। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव हो पाती है, सर्विस डिलीवरी अच्छा हो पाता है। ऑब्वियस है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है टारगेटेड बेस्ड वर्क करते हैं, तो वो अपनी जितनी भी प्रोजेक्ट है उनको टारगेट में कंप्लीट करते हैं और इम्प्लीमेंट भी हो पाता है सही टाइम पे। पब्लिक सेक्टर्स में अगर आप छोड़ दो तो 5 साल की जो प्रोजेक्ट है ना वो 25 साल भी हो जाता है, बट फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। साथ ही आप देखो फिनेंशियल लिवरेज जो है वो इंक्रीज़ हो पाता है। कई बार आप देखो कि जो भी पॉलिसी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उनको कई तरीके का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस पीपीपी में यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। सो दीज आर द एरिया है जो कि हमें इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग पीपीपी मॉडल पे ही अब क्लाइमेट स्मार्ट लाने की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी मैकेनिज्म का P4G कहा जा रहा है। P4G कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप, ग्रीन ग्रोथ एंड
ग्लोबल गोल्स जो 2030 का है, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात की जा रही है ना, कि हरी भरी हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसका एक सोल्यूशन होगा। लेकिन ये सोल्यूशन लाया जाएगा हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। और इसका एक ही एम है कि जो यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल्स है जिसका टारगेट है 2030 तक यहाँ पे अचीव करना, तो वो ये टारगेट भी पूरी हो पाएगी। और साथ ही पेरिस एग्रीमेंट का यहाँ पे डील है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं होना, तो ये भी यहाँ पे इसकी भी टारगेट मीट हो पाएगी। तो इसलिए P4G लाया गया। 4G है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट G है ग्रीन, सेकंड G है ग्रोथ, थर्ड G है ग्लोबल एंड फोर्थ है यहाँ पे गोल्स। ओके, उसके बाद बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्बन फंड है, ये भी PPP फंड है जो कि जितनी भी ट्रेडिशनल लिमिटेशन है हमारे कार्बन मार्केट का, तो उसको ओवरकम करेगा। और हमारे जो स्मॉल स्केल में या फिर आप पुअर प्रोजेक्ट में देखते हो कि फाइनेंस की कमी है, तो उसको ये पूरा करेगा। इंडिया में क्या है हमारा, तो इंडिया में हमारे एक प्लान है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इंक्लूसिव तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है और सिविल सोसाइटी पे ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ PPP मोड आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस में। तो ये तीन आपको पता चल गया। एक तो ग्लोबल लेवल पे याद रखिएगा P4G है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी समझते हैं कि अगर हम लोग PPP मॉडल्स को ले आते तो क्या सारा काम स्मूथली चलेगा, क्या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, क्या कोई भी चैलेंजेस नहीं इससे रिलेटेड होंगे? ऐसा नहीं है, चैलेंजेस देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्या है कि पॉलिसी और रेगुलेटरी इशू देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे कि बहुत सारे रिस्क निकल कर आते हैं, अनसर्टिनिटीज़ निकल कर आती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स की सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जिसको आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो, कि प्राइवेट सेक्टर तभी किसी जगह पे अपना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते जब उनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा या फिर एक इंडिविजुअल प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होगा। जब उनको ऐसा लगने लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मीड में भी अगर उनको लगे, स्टार्टिंग में वो अगर इन्वेस्ट करने लगते और फिर कुछ समय के बाद लगे कि नहीं उनको इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और वापस हो लेते हैं। तो उनका इस तरीके का जो है ना अनसर्टिनिटी उनके साथ हमेशा बना रहता है, वो सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे काम करते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है कि उनको लेकर हम लोग श्योरिटी नहीं हो सकते। साथ ही साथ पॉलिसी और रेगुलेटरी इशू कहा जा रहा है कि इट मीन्स कि अगर मान लो कि वो लोग अगर चले जाते हैं, हमसे जो है इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर उनको प्रॉफिट नहीं दिखा तो वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो एक अनसर्टिनिटी देखने को मिलती है। डिटर्मिनिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अनसर्टेन इवेंट है। आप देखो कि डिटर्मिनिस्टिक फीचर्स होता है PPP कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाना भी एक बात होता है। साथ ही अनसर्टेन इवेंट्स अगर हम लोग देखें एज PPP कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच की कमी देखने को मिलती है। यानी कि फ्लेक्सिबल अप्रोच करने का मतलब है कि मान लीजिए कि प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का अगर रिस्क राइज होता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उस चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। और अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि कब क्या हो जाए नोबडी नोज़। रिलीफ और कंपेंसेशन की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट की कमी है, यानी कि कैसे हम लोग को सारे तरीके के क्लाइमेट रिस्क को कैप्चर करना है, जो कि PPP मोड या फिर इसके एसेट के थ्रू है, तो इस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। साथ ही इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो लैक ऑफ एक्सेस है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा जो है, आप देखो इनके द्वारा कमी है एक्सेस करने का, वो भी कमर्शियल इंश्योरेंस मार्केट का। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो प्रोक्योरमेंट बायस देखने को मिलता है। इनोवेटिव रेजिलियंस जो मेजर्स है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा जो प्रपोज किया जा रहा है, ये क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करने के लिए है, और इससे कहीं ना कहीं एडिशनल कंपनसेशन भी इसके लिए ज़रूरत होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे आपका जो एडिशनल अगर एडेप्टेशन कॉस्ट है यहाँ पे, उसको अगर पूरा करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं एडिशनल कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, यानी कि आप देखो कि अनडिफाइंड अनएलोकेटेड जो रिस्क होगा, जैसे कि क्लाइमेट रिस्क से रिलेटेड है, तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक है, मोरल हजार्ड देखने को मिलेगा PPP मॉडल से रिलेटेड। तो ये सारे एक कॉज ऑफ कंसर्न हमें देखने को मिलता है। जो चैलेंज क्या है, चैलेंज है प्राइवेट सेक्टर्स में, जो कि अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे कहीं ना कहीं इशू है, कॉम्पनसेशन की कमी देखने को मिलती है, किसी तरीके का इंश्योरेंस नहीं है, प्रोक्योरमेंट बायस देखने को मिलता है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रिक हो गई, या फिर जो क्लाइमेट रिस्क बढ़ते जाएगा तो कौन यहाँ पे टैकल करेगा। सो दीज आर द चैलेंजेस है। लेकिन कैसे हम लोग इस सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा खासा जो है फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट PPP मॉडल्स के लिए। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को प्राइवेट इंटरेस्ट को सिक्योर करना होगा। जो PPP फ्रेमवर्क है ना, उनको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी प्रोवाइड करना होगा, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होगा। यानी कि सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ इस क्लाइमेट स्मार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको एक स्टेबिलिटी और उनको जो है एक काइंड ऑफ विजिबिलिटी प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि हम लोग उनको सिक्योर कर सके कि हाँ उनको अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट ही मिलेगा।
साथ ही पीपीपी फॉर्मुलेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि आप देखो कि जो अर्ली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देख ले, जिससे कि उनकी जो ट्रांसपेरेंट है, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, उनको हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर सके कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या क्या काम करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको काम करना है। तो वो पूरी तरीके से एक फॉर्मुलेशन, यानी कि एक पूरा उनको आइडिया दे देना, एक प्लान बना देना, तभी इस तरीके का प्रॉब्लम से हम लोग जो है बाहर निकल सकते हैं। साथ ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए, जब दो सेक्टर है, दो डिफरेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, और जिस तरीके का इफेक्टिव वे ज़रूरत होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। रिस्क शेयरिंग की अगर बात करें तो जो भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी रिस्क अगर अराइज हो रही है तो इसको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे रिस्क शेयर होना चाहिए और दोनों के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। जो एक्सपर्ट यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस है उनके द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही कंसल्टेशंस कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर से, तो रोबोस्ट यहाँ पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोसेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए कि पीपीपी का यहाँ पे एम है कि पब्लिक सर्विस भी डिलीवर करे, एंड बेनिफिशरीज़ को भी यहाँ पे पूरी तरीके से इंश्योर करे कि जो अंत तक, यानी कि क्लाइमेट चेंज से ग्रसित होने वाले जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पीपल है ना, उनको इंश्योर करना है कि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टेक होल्डर से भी कंसल्ट करते रहना चाहिए। साथ ही मैकेनिज्म, एवोल्यूशन मैकेनिज्म हो, सिस्टमेटिक एवोल्यूशन हो, रियल एग्जांपल जो पीपीपी का, तो उससे क्या होगा ना कि एक ग्रेटर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा उनके यूज़ में, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल पाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सक्सेस भी ला सकें। तो ये सारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग जो है ना यहाँ पे ओवरकम कर पाएंगे ये सारे चैलेंजेस को। देखिए, एरिया है जो कि कंसीडर किया गया है कि जहाँ पे हम लोग एक जिस तरीके का हम लोग को पीपीपी मॉडल में क्लाइमेट रेजिलियंस की ज़रूरत है, तो क्या है कि सबसे पहले पॉलिसी अलाइनमेंट होना चाहिए। ऑब्वियस है कि एक अच्छा खासा पॉलिसी हो, सिस्टम अप्रोच हो, इको सिस्टमिक अप्रोच हो, अनेबलिंग इन्वायरमेंट हो कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। साथ ही मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, लिवरेज रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट हो, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस हो, एक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए पीपीपी का जो कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ हो। ठीक है, तो देखिए, हालांकि ये टॉपिक थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा, अगर आप क्लाइमेट मिटिगेशंस के बारे में कुछ भी लिख रहे हो तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो वर्ल्ड बैंक इंक्लूड है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को आप कोट भी करोगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे जो है फ़ायदा भी मिलेगा, एक आपके आंसर में खूबसूरती भी बढ़ेगी, मार्क्स भी फेच कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारा तरीका है। तो क्लाइमेट स्मार्ट पीपीई देखें, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पीपीपी मॉडल एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा प्राइवेट पार्टीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में, जो कि एक काइंड ऑफ आप देखो कि एक तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मिल पाएगी, एक आप देखो कि यहाँ पे जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मिल पाएगा। सो हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कैपिटल मिल पाएगा, टेक्नोलॉजी आ पाएगी, इंक्लूसिव अप्रोच होगा, वैल्यू फॉर मनी इन्हेंस्ड हो पाएगी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो पाएगा, फिनेंशियल लिवरेज यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी। चैलेंजेस क्या है, पॉलिसी को लेकर, अनसर्टिनिटीज़ को लेकर, इंश्योरेंस की कमी है, प्रोक्योरमेंट बायसनेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसकी फिर हम लोग यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी देख लिए। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है प्रोटेक्टेड प्लानट रिपोर्ट 2020। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स अगर आप लोग स्टडी करते हो तो उसकी 3 पार्ट आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि कौन इसको रिलीज़ कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। सेकंड है कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है, एंड थर्ड है कि इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, और IUCN है, और जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी है उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। अब देखिए, यूपीएससी का भी एक फंडा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी कभी भी ऐसे रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछती ना जहाँ पे 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है या फिर इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है। वो उसी के बारे में पूछेगी जिसमें ऑनली 1 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, जिससे कि बच्चे याद कर सके। देखिए, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है ना कि आप 2-3 कितना याद रखोगे, जो बहुत फेमस है। जैसे आप देखते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ कोई येल यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड है, तो इस तरीके का मल्टी डायमेंशन जो पॉवर्टी इंडेक्स होती है, तो वो सारे जो इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, जो ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे जो रिलीज़ होती है। बट इस तरीके की रिपोर्ट जो यहाँ पे आप देखो कि कभी भी निकल कर आ जाए, 10 साल में एक बार ईद का चांद जैसा जो रिपोर्ट होता है, तो उसमें अगर एक यूनिवर्सिटी या एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके अलावा आप लोग इस तरीके का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखते कि की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का। सबसे पहले कहा जा रहा है
कि प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। देखिए 82% जो कंट्रीज़ है और टेरिटरीज़ है वो अपने यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज़ किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही जो प्रोटेक्टेड एरिया का जो शेयर है और कवरेज है अदर इफ़ेक्टिव, जो यहाँ पे आप देखो कि इसे कहते हैं OECM, यहाँ पे आप देखो यस अदर इफ़ेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो जितना भी आप देखो कि एरिया बेस्ड जो कंजर्वेशन मेथड यहाँ पे लाया गया, उन सब में आप देखो कि ये सारी चीज़ें बेहतर हुई है। 82 कंट्रीज़ में, टेरिटरीज़ में अपने यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्रीज़ किए। 2010 से अगर हम लोग देखें तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है ऑलमोस्ट 21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स तक ये कंप्लीट था, और ग्लोबल नेटवर्क को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ ही साथ आप देखो कि आज के डेट में 42% जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया था पास्ट डिकेड में, यानी कि 10 ईयर्स में। और ग्रेटेस्ट ये ग्रोथ देखने को मिला जो कि मैरीन और कोस्टल एरिया में हुआ था। कनेक्टिविटी अगर हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया में देखें, और ये अदर इफेक्टिव जो कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे अगर हम लोग कंजर्वेशन मेथड में देखें, तो ये भी आज की डेट में काफ़ी इंप्रूव हो गई है। ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोग हमारे ही देश में देख सकते हो कि काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग इंक्रीज़ किए हैं। इट मीन्स कि हम लोग जो नेशनल पार्क है, बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसको वेटलैंड में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया है जिन्हें हम लोग नेशनल पार्क में इंक्लूड कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो इसलिए कंजर्वेशन और जो प्रिजर्वेशन का मेथड है हमारे देश में वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये सारे वाइल्ड लाइफ को लेकर। लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखें तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। लेकिन चैलेंजेस क्या है इसको आइडेंटिफाइड करने में? तो देखिए सबसे बड़ी बात है डेटा आज की भी डेट में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, इफेक्टिव तरीके से नहीं है। इट मीन्स कि कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं होती है, एक रियल डेटा अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण अगर डेटा पता नहीं होगा, मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो टाइगर है, लायन है, तो हमें उनके बारे में पता नहीं होगा कि हमारे देश में कितने लायन हैं, कहाँ कहाँ लायन हैं, तो फिर हम लोग उनको कंजर्व कैसे करेंगे? तो वही सेम चीज़ है कि चैलेंजेस सबसे पहले हमारे देश में यही है कि डेटा हमारे यहाँ एक बेहतर नहीं है, साथ ही इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एरिया है, साथ ही ये अदर इफेक्टिव जो कंजर्वेशन मेथड है। अगर लैंडस्केप, सी स्केप देखें तो सबको एक साथ मिलाकर यहाँ पे लाया गया है कि ज़मीन में रहने वाले जितने भी वाइल्ड लाइफ है, या फिर समुद्र में रहने वाले जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी इकोसिस्टम है, उन सबको प्रिजर्व करना है। साथ ही पर्टिकुलर एफर्ट्स आप देखो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि मैरीन प्रोटेक्टेड जो है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकें, यानी में पानी में रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी कंजर्वेशन प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो फिर आप देखो कि एक पर्टिकुलर एफर्ट की ज़रूरत है, बट अभी तक इस तरीके का एफर्ट्स लगाया नहीं जा रहा है हमारे देश में। तो आप लोग कह सकते हो लगाया जा रहा है, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं। साथ ही सजेशन की बात करें कि क्या सजेशन दिया गया है, तो देखिए हमारे यहाँ IUCN है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि नेचर को कंजर्व करने के लिए ये हमारी सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही यहाँ पे ग्रीन लिस्ट है प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन एरिया का, जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो अदर इफेक्टिव कॉस्ट बेस्ड कंजर्वेशन मेथड है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही आप देखो कि प्रोटेक्टेड एरिया और जितनी भी यहाँ पे कंजर्वेशन मेथड है वो वैरायटी ऑफ गवर्नेंस रिजिम देखने को मिलेगा कि सरकार यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, सरकार कैसे पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का क्या यहाँ पे रोल है। साथ ही जो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वहाँ के अगल बगल के रहने वाले लोगों का किस तरीके से देखभाल करना है, लोकल कम्युनिटीज़ कैसे यहाँ पे देखभाल कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी नेशनल पार्क है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकेले उसको नहीं कंजर्व कर सकते। नेशनल पार्क को कंजर्व करने का हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है, हमारी ड्यूटी भी है। ठीक है, जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हो तो उसमें हमारी ड्यूटी भी है कि सारी चीज़ों को हम लोग कंजर्व करें, अपने हेरिटेज को, अपने मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि हर एक लोग जब सामने आएंगे तब जाकर हम लोग कंजर्व बेटर तरीके से कर पाएंगे। और मेन बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेशनल और ग्लोबल नेटवर्क में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है कंजर्वेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है नेचर बेस्ड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन लेकर आए जिससे कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसी में चार चांद लग जाए, उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो ऐसा। साथ ही जो प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन एरिया जो एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये देखना होगा कि इंडिजिनस पीपल, यानी कि मान लीजिए कि जहाँ भी प्रोटेक्टेड एरिया है तो वहाँ के अगल बगल रहने वाले लोगों की जो है क्या एफ़र्ट्स वो लोग लेकर आ रहे हैं, वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज़ करना होगा, इस चीज़ों को देखना होगा। वहाँ अगल बगल रहने वाले लोकल कम्युनिटीज़, प्राइवेट एक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन रोल जो है वही लोग अदा करते हैं। अगर वो लोग वहाँ पे बेटर तरीके से कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की अगर प्रोसेस लेकर चल रहे तो फिर ऑब्वियस है कि हम लोग इस प्रोटेक्टेड एरिया को और बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं, यानी कि हम लोग ने देख लिया कि कैसे यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है प्रोटेक्टेड एरिया और ये जो आपका अदर
कंजर्वेशन मेथड है। साथ ही क्या क्या चैलेंजेस है ये देख लिए और क्या सजेशन दिया जा रहा है ये देख लिए। अब रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है ये आपका बाइनियल लैंडमार्क पब्लिकेशन है, जिसमें कि सारे स्टेट को ये देखा जाता है कि स्टेट ऑफ प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से चल रहा है। प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन एरिया अगर हम लोग देखें तो ये सारे साइट्स को बताता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन एरिया तो सिर्फ ऐसा नहीं समझिए कि टेरेस्ट्रियल की ही बात करें, हम लोग एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु के बारे में भी बात कर रहे हैं। और इसका एम बस यही है कि हमें और भी ज़्यादा कंजर्वेशन जो एफर्ट्स है उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा आगे निकाल के लाना है। ठीक है, 2020 की जो एडिशन थी उसमें फाइनल रिपोर्ट्स प्रोवाइड किया गया था कि जो हमारी इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो 11th है उसकी स्टेटस के बारे में हम लोग ने देखा था, और फ्यूचर में किस तरीके से रहने वाला है, यानी आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड जो है किस तरीके से यहाँ पे अपनी पोस्ट 2020 जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट करने वाले हैं। इट मीन्स कि इकाई जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है ये आपका पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे था। इसी के बेसिस में हम लोग ने अपने तरीके से टारगेट बनाई थी कि हम लोग कैसे अचीव करेंगे इनके सारे जितने भी यहाँ पे गोल्स था उसको कैसे अचीव करेंगे। तो ये पहली बार ये सीरीज़ में देखने को मिल रहा है जिसमें कि जो डेटा है ना वो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में डेटा निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो ये वो कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है एरिया के लिए जहाँ पे इफेक्टिव जो इन सीटू कंजर्वेशन है ना बायोडाइवर्सिटी का उसको यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है उसके लिए भी कहा जा रहा है। देखिए दो तरीके का आपको कंजर्वेशन देखने को मिलेगा, एक तो इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन सीटू की अगर हम लोग बात करें तो इन सीटू में कहा जाता है कि वैसे एरिया जिसमें कि आप देखो कि जहाँ पे भी जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि टाइगर जहाँ पे भी रह रहे हैं तो वहाँ पे वो एरिया को जो है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया। तो ऐसे किसको कहते हैं हम लोग? तो नेशनल पार्क को कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं। एक्स सीटू कहने का मतलब है कि अलग से बाहर निकाल कर, यानी कि आप समझो कि आउटसाइड तरीके से, यानी कि बाहर निकाल कर अगर कोई भी स्पेसीज़ को यहाँ पे रखा जाता है तो उसे हम लोग एक्स सीटू कहते हैं, जैसे कि बोटानिकल गार्डन हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ गए। वहीं अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को एकदम मस्ट है कि कंजर्व करना है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ पे अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड जो कंजर्वेशन मेजर है तो इसमें किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलता है। फाइन, फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2010 में नागोया में, नागोया कहाँ है? जापान में। ठीक है, ये पार्टीज़ है जो कि आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा CVD का, उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था स्ट्रैटेजिक प्लान जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए था। और ये 10 साल का प्लान था 2011 से 2020 तक। तो 10 ईयर ये फ्रेमवर्क था जिसमें कि सारे कंट्रीज स्टेक होल्डर्स जो है वो अपने बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो है इससे क्या होगा कि सारे लोगों को, उस देश में रहने वाले सारे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा। अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लान का पार्ट देखें तो 20 एम्बिशियस और यहाँ पे जो है आपका प्लान था, बट रियलिस्टिक टारगेट देखें तो इसे यहाँ पे इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहा गया जिसको फाइनली अडॉप्ट किया गया था। तो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 था जिसका एम था कि 17% जो लैंड है और इनलैंड वाटर इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना है। 10% जो इसके कोस्टल वाटर है और ओशन है इसको 2020 तक पूरी तरीके से कंजर्व करना है। तो ये 11 टारगेट आप लोग समझ गए जो कि न्यूज़ में है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। ये है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। तो मीथेन के बारे में देखने वाले हैं हम लोग कि कितना यहाँ पे इमिशन होता है और किस तरीके से क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन इमिशन, ये पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ जो है ये आप देखो कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशंस के एसोसिएशन के साथ ये आपका जो है यहाँ पे लाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन UNEP का ये आपका प्रोग्राम देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे देखने वाले हैं। इनके द्वारा असेसमेंट किया गया है कि कितना मीथेन इमिशन होता है। सबसे पहले हम लोग मीथेन इमिशन की सोर्सेज देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन और इसका यूजेस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स में जो है आपका जब भी इसको कंबशन किया जाता है तो इसमें से मीथेन इमिशन होता है। बायोगैस और बायोफ्यूल बर्निंग से यहाँ पे मीथेन निकलता है। वेटलैंड से आपका मीथेन इमिशन होता है। कुछ और नेचुरल इमिशन आप देख सकते हो जैसे हमारा इनलैंड वाटर्स हो गया, जोग्राफिकल ओशन हो गया, टर्माइट है, वाइल्ड एनिमल है, परमाफ्रॉस्ट है, वेजिटेशन है, ये सबसे मीथेन इमिशन होती है। साथ ही आप देखो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी मीथेन है ना वो फाइनली किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के साथ जो है वो सॉइल में भी आपका सिंक हो जाता है। सो ये सारे एरिया है जहाँ से देखने को मिलता है कि हाँ ये हमारा एंथ्रोपोजेनिक यहाँ पे आपको फ्लक्सेस देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पे
फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मीथेन का इमिशन हो रहा है। नेचुरल आप देखो कि ये बायोगैस, सॉरी नेचुरल यहाँ पे ये वेटलैंड हो गया, और एग्रीकल्चर वाला भी एरिया है जिससे कि हमारा मीथेन इमिशन होता है। ये आप लोग देखो कि नेचुरल और यहाँ पे मैनमेड दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। साथ ही अगर एंथ्रोपोजेनिक इमिशन देखें तो ये रफली बताता है कि 60% जो टोटल मीथेन इमिशन हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा आप देखो कि 60% एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बींग और पोजेनिक मीन्स जो एक्टिविटी की जा रही है, तो हमारे द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही है उसके कारण 60% तक मीथेन इमिशन हो रहा है। फाइन, अब देख लेते हैं कुछ मीथेन के बारे में, जो कि यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर है। मीथेन एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। इट मीन्स कि शॉर्ट लिव्ड कहने का मतलब है कि छोटे समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहता है, और साथ ही साथ आप देखो कि एक डिकेड तक आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि रफली 10 साल तक, ठीक है। नहीं तो आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट है, जैसे आप पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात करो तो वो कई डिकेड तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जो है ये काफ़ी पावरफुल क्लाइमेट फोर्सेस है, जो कि एटमॉस्फेयर में रहता है लेकिन शॉर्टेड पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। अगर हम लोग कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि प्लीज़ एटलीस्ट उसकी इमिशन को कम किया जाए। मीथेन में अगर हम लोग देखें तो ग्राउंड लेवल जो ओजोन है उसके फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है। एक डेंजरस यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट है। ओजोन की अगर हम लोग बात करें तो ये ओजोन क्या है, ओजोन आप जानते हो इसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। तो ये हमारे जो है एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन है, इससे देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखो कि 500,000 प्री मैच्योर डेथ होता है पर ईयर, वो भी ग्लोबली। प्री मैच्योर डेथ कहने का मतलब है कि जब टाइम भी नहीं आया है लेकिन इस तरीके की जो गंदगी है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको इनहेल करने के कारण जो है लोगों की जान जा रही है। तो ये प्री मैच्योर हो रहा है, समय से पहले जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है हर एक साल ग्लोबली जो है उनकी डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारा मीथेन इमिशन हो रहा है, ठीक है। मीथेन शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ एक्शन लिया जाएगा क्विकली जिससे कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कम हो और इसी के साथ हमारा रैपिड रिडक्शन हो सके क्लाइमेट फोर्सिंग को लेकर। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि ओजोन पॉल्यूशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ओजोन लेयर होता है, देखिए दो तरीके के ओजोन लेयर होते हैं। एक तो आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा, जो कि ट्रोपोस्फेयर में आपको हाई ट्रोपोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा जो कि लो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो हाई ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है इसे हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, और जो हमारा लो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में देखने को मिलता है इसे हम लोग गुड ओजोन कहते हैं। तो मेनली अगर आप लोग ओजोन लेयर पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ओके, तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओजोन लेयर जो है हमारे सन से निकलने वाली जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ओजोन लेयर उसको जो है एक तरीके से समझो कि एब्जॉर्ब कर लेता है, और डायरेक्टली ये हमारे अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। अगर ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे सन के अर्थ तक ये पहुंच सन के अर्थ की सरफेस तक अगर ये पहुंच जाए तो हमें कई तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन डिजीजेस भी हो सकती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट से क्या देखने को मिला, इस रिपोर्ट से यही बताया जा रहा है कि मीथेन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जा रही है। मीथेन की जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है वो मोर देन डबल देखने को मिलेगा, और सेकंड ओनली है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, या फिर आप देखो कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है तो सबसे ज़्यादा जो गैस इमिट हो रहे हैं वो फर्स्ट नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सेकंड नंबर पर मीथेन। ये ग्लोबली के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। मीथेन अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में देखें तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आप देखो कि लास्ट ईयर तक रीच हो चुका है। और सेकंड यहाँ पे फर्स्ट तो यही है कि मीथेन की कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है, सेकंड है कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन जो है वो कम हो रहा है। यानी कि हम जैसे लोगों के द्वारा जो यहाँ पे काम किया जा रहा है जिससे कि इमिशन, मीथेन की इमिशन बढ़ते जा रही है, वो कम हो चुका है। कहा जा रहा है कि 60% से यहाँ पे 45% तक आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से बढ़ता रहा तो यानी कि 2045 तक हमारा जो है 0.3 डिग्री सेल्सियस तक जो है ग्लोबल वार्मिंग राइज हो पाएगा। तो ठीक है, ये हमारा घट रहा है तो ये अच्छी बात है। साथ ही मिटिगेशन पोटेंशियल भी बहुत वैरी कर रहा है। मिटिगेशन पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो कंट्रीज़ और रीजन में वैरी कर रही है। ऑब्वियस है कि आप देखो कि चाइना की मिटिगेशन पोटेंशियल जो है वो कोल प्रोडक्शन में बेस्ट है, लाइव स्टॉक में बेस्ट है। लेकिन अगर इंडिया की यहाँ पे मिटिगेशन पोटेंशियल देखें तो हम लोग कहाँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन की जो इमिशन है उसको रोक पा रहे हैं, तो वेस्ट सेक्टर में। और चाइना कहाँ मीथेन की जो इमिशन है उसको रोक पा रहा है, तो अपने कोल प्रोडक्शन में और लाइव स्टॉक में। तो ये आप देख सकते हो कि हर एक कंट्री की अपनी अलग उनकी क्षमता है और अपनी अलग पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि हाँ ये रिडक्शन तो हो रहा है लेकिन हर एक कंट्री में ये वैरी करते हुए दिख रहा है।
अदर रिकमेंडेशन दिया गया है कि कैसे मीथेन की इमिशन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो बिहेवियर चेंज लाना होगा। इट मीन्स कि हम लोग जैसे आज तक चलते आ रहे थे उस तरीके से नहीं चलना है। जैसे आप लोग देखो कि सबसे ज़्यादा जो इमिशन हो रहा है वो एग्रीकल्चर से हो रहा है, तो हमें यहाँ से प्रिवेंट करना होगा। साथ ही जो हम लोग एकदम भोजन वेस्ट करते हैं, लॉस करते हैं, उसको भी काफ़ी रिड्यूस करने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और एक हेल्दी डाइट हमें अडॉप्ट करना होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वेजिटेरियन हो, कम से कम हम लोग मीट और डेयरी कंटेंट लें। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग ये सारी जो है डाइट हम लोग इंक्लूड करें तो इससे क्या होगा कि मीथेन इमिशन कम हो पाएगा। कुछ और मेजर्स कहा जा रहा है, जैसे कि हम लोग को अपने ट्रीटमेंट और जो यहाँ पे वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसके डिस्पोजल को यहाँ पे सही तरीके से फेंकना होगा। क्योंकि गंदगी कचड़े से भी आप देखो कि मीथेन इमिशन हो रही है। तो अगर जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए या डिस्पोज किया जाए तो ऑब्वियस है कि उससे जो मीथेन इमिशन है वो कम हो पाएगी। साथ ही ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक आप समझ सकते हो कि ग्रीन एनर्जी है, तो इसमें ट्रांजिशन करने की बात की जा रही है। ग्लोबल टैक्स लगाने की बात की जा रही है मीथेन इमिशन में। जो भी कंट्री में मीथेन इमिशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और हर एक दिन या फिर आप देखो ईयरली बेसिस पे अगर वो अपने यहाँ कम नहीं कर रहे तो उनके ऊपर जो है एक ग्लोबल टैक्स होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि कई सारे देशों में कार्बन टैक्स है, तो उसी तरीके से मीथेन टैक्स भी कहा जा रहा है। ओवरकमिंग बैरियर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जो फाइनेंसिंग की कमी होते जा रही है, क्योंकि आप देखो कोई भी स्कीम को, कोई भी इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि आज की डेट में पैंडेमिक से जूझ रही है, उनके यहाँ सही तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं चल रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन में उतनी सारी मटेरियल्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में वो खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये इमिशन वगैरह को लेकर। तो इसलिए जो लैक ऑफ फाइनेंसिंग है इस चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से ही जो है मीथेन की इमिशन ज़्यादा हो रही है, मोर देन 50% हमारे ही कारण हो रही है। तो क्यों ना अगर हम लोग अवेयर पीपल हो, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे कि मीथेन इमिशन हो रही है। तो हम लोग अगर वो काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है ना कि ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडक्शन हो पाएगा। साथ ही प्रोडक्शन मेथड को चेंज करना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए मीथेन जो इमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो है जिस तरीके से खेती हो रही है उसमें प्रॉब्लम है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया में भी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन में भी देखिए कि मीथेन की इमिशन है। तो उससे हम लोग को मेथड चेंज करना होगा, या तो यूँ कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ भी जो है रिडक्शन हो सकता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जा रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें ग्रेटर रीजनल और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। वहीं अगर हम लोग देखें तो मीथेन रिडक्शंस जो है ये इंक्रीज़ होते जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे लोकल और नेशनल लॉज जो है इम्प्लीमेंट करें। ओके। साथ ही साथ जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition है ये एक ग्लोबल एफर्ट्स है कि हाई लेवल एम्बिशंस लेकर आना है, नेशनल एक्शन को और ज़्यादा मजबूत करना है, पॉलिसी को मजबूत करना है, प्लानिंग को मजबूत करना है और रेगुलेशन को मजबूत करना है, वो भी मीथेन मिटिगेशन को लेकर। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं उससे ये आपकी जो है बॉडी निकल कर आई है। ये काम करते हैं यूनाइटेड नेशन 2030 जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके साथ मिलकर ये काम करते हैं। साथ ही ये ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा भी सेट करते हैं किस तरीके से जो है इन्वायरमेंटल डायमेंशन जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि आज की डेट में जितनी भी जनरेशन है और उनको सारी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रही हैं, इसी तरीके से आगे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज सारे मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही लोग खा पी के चट कर जाए। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हमारा भी इकोसिस्टम का भी, इन्वायरमेंट का, जीव जंतु सबका एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो। ठीक है, कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो, पूरी तरीके से विलुप्त ना हो, तो इसका भी ध्यान रखना है। साथ ही हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केनिया के नायरोबी में है। और यूएनईपी की बात करें तो ये इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं। इट मीन्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम आती है 95% तक वो कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनको मन है कंट्रीब्यूट करने का तो कर सकते हैं। देयर इज़ नो मैंडेटरी प्रोसेस। ओके। साथ ही ये एडमिनिस्टर करते हैं और आप देखो कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट फंक्शंस भी प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे मल्टीलैटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे होते हैं। साथ ही कुछ और भी एंटिटीज़ है जैसे आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको एकदम से जहन में आप बैठा लो।
1972 के बाद आप देखो 1973 में एक साइट्स आया, इट मीन्स की कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इट मीन्स कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जिनकी प्रजाति मात्र 1000 के नंबर्स में है, पॉपुलेशन इतनी ही बच चुकी है, तो उनका जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उनको यहाँ पे रोका जाता है। और इसके अंदर आप देखते हो कि रेड लिस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करके इन सारे जो है कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद 1979 में आप देखो कि यहाँ पे आया बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी स्पेसीज़। यहाँ पे एक कन्वेंशन निकल कर आया कि जितने भी माइग्रेटरी स्पेसीज़ हैं, यानी कि आप देखो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो कि आप देखो सीजनली जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो है वो मूव करते हुए आते हैं, तो उनको भी कंजर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट 1985 में वीना कन्वेंशन आया, और ये वीना कन्वेंशन वही है जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इट मीन्स कि ओजोन लेयर में होल होते जा रहा है, तो क्योंकि ये होल भी इसी तरीके से जो है आप देखो कि एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण जो है होल बढ़ते जा रहे हैं। तो होल नहीं होना चाहिए। होल होगा तो इससे क्या होगा कि अल्ट्रा वायलेट की जो हार्मफुल रेज़ है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगी, फिर हमें 100 तरीके की बीमारी होगी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए 1985 में वियना कन्वेंशन आया था। फिर 1989 में आप देखो बेसल कन्वेंशन है। बेसल कन्वेंशन क्या है कि जितने भी जो हैज़ार्डियस वेस्ट है, यानी कि ऐसे कचरे हैं जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है, हमारे ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होता है, तो उसकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है बेसल कन्वेंशन, जो कि 1989 में आया था। फिर 1992 में ये आपका CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जितने भी आप देखो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने की बात की गई है। फिर 1998 में रॉटरडम कन्वेंशन आया है। रॉटरडम कन्वेंशन में क्या है कि जो सर्टेन हैज़ार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स है उसके लिए बात की जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इसको कंसेंट किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीटनाशक मतलब कि कीट पतंगे को मारने के लिए जो खेत में किसान यूज़ करते हैं, तो बहुत हार्मफुल होते हैं। कई बार आप देखते हो, ये सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि किसान अगर कीटनाशक पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसको अगर इनहेल कर लेते हैं या फिर एक्सेस उसका यूज़ से जो है बहुत सारे किसानों की जान चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इस पर भी रोक लगाने की बात की जाती है। एंड 2001 में ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक यहाँ पे पॉल्यूटेंट है, कि बहुत सारे ऐसे गंदे पॉल्यूटेंट हैं ना जिसको यहाँ पे रोक करने की बात की जाती है। साथ ही मरकरी के लिए यहाँ पे मिनामाटा कन्वेंशन आया था 2013 में। सो ये सारे कन्वेंशन आपको देखने को मिलेंगे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के ही तहत है, और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो फर्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, सेकंड है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, थर्ड है ट्रिपल इमरजेंसी, फोर्थ है कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ठीक है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की बात करें, ये वॉलेंट्री पार्टनरशिप है। इट मीन्स कि जो भी कंट्रीज़ को अगर लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट करना है तो वह पार्टनरशिप बन सकते हैं। यहाँ पे सरकार आते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस होते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक साथ आकर वो कमिट करते हैं ना कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो एयर क्वालिटी है, आज की डेट में आप देखो कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सबको इम्प्रूव करेंगे। और ये इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है जस्ट लाइक मीथेन, इसको यहाँ पे रिड्यूस करके, इसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करके। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। देख लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, ये भी आप लोग देख लो कि यहाँ पे मीथेन की जो इमिशन है वो किस तरीके से बढ़ते जा रही है। 1980 में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, और 2020 में कहाँ जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो मीथेन के बारे में हम लोग ने देखा। मीथेन के बारे में सबसे बेसिक चीज़ आपसे यही पूछा जाएगा कि ये शॉर्ट लिव्ड है कि लॉन्ग लिव्ड है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। एंड देन ईच एंड एवरी पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। तो चलिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आप देखो कि हर एक साल किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, और यही स्टेटमेंट जो है आपका डायरेक्टली वहाँ पे थोड़ा जो है मोल्ड करके दे दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। फाइन, तो ऐसा नहीं होना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट लेसन में, जो कि हम लोग यहाँ पे न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स देखेंगे कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए। सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसके लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।